हेलो एवरीवन। मैं गौरव गुप्ता और आज हम बात करेंगे पॉलीमर कंपोजिट के बारे में कि पॉलीमर कंपोजिट होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के कंपोजिट होते हैं, फिर उसके बाद कंपोजिट में कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स, कि कंपोजिट मटेरियल्स में कौन कितने कितने फंक्शन होते हैं, किस किस टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, ये होते हैं फंक्शन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक यूज इन कंपोजिट, कितने तरह के प्लास्टिक कंपोजिट में यूज होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंपोजिट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड देन रेफरेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंपोजिट। पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिट होता क्या है। कंपोजिट में बेसिकली कम से कम दो या दो से अधिक मटेरियल्स होने चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ जैसे मान लो बन रहा है तो दो या दो से अधिक मटेरियल होने चाहिए तभी कंपोजिट बनेंगे। ठीक है, जिसको हम एक एक पार्ट को मैट्रिक्स बोलते हैं और एक पार्ट को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, या सिंपल भाषा में इसमें क्या होती है कि मतलब जो भी पार्ट होंगे, दो या दो से अधिक पार्ट होंगे कंपोजिट के लिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये डिफिनीशन है कंपोजिट का। बट जो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 5% रहेगा तभी उसको कंपोजिट बोलेंगे। अगर 5% से कम रहेगा तो वो कंपोजिट में काउंट नहीं होगा फिर। ठीक है, वो ब्लेंड में काउंट होता है। तो हम ब्लेंड का हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ब्लेंड होता क्या है, बट पहले हम कंपोजिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपोजिट क्या है। ठीक है, तो कंपोजिट के लिए कम से कम 5% होना चाहिए, उससे अधिक कितना भी हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल जो पार्ट है, मतलब दो पार्ट में एक पार्ट जो होगी वो कम से कम 5% होगी। ठीक है, उसके बाद हम कि जो भी कंपोजिट बनते हैं उसका एक इंटरफेस होना चाहिए। जैसे दो पार्ट हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में इंटरफेस होता है, तो तभी दोनों जुड़ते हैं। तो वो इंटरफेस की ही रिक्वायरमेंट होती है, तभी कंपोजिट बनता है। फिर उसके बाद उसकी जो कंपोजिट की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि दो मटेरियल हैं, दोनों को जोड़ दिया गया तभी ये कंपोजिट बनी। ठीक है, दोनों जब कंबाइन हुए तो कंपोजिट बना। तो वो जो कंपोजिट जो बना है वो पहले के दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी से बेटर प्रॉपर्टी आती है कंपोजिट में। ठीक है, तभी हम कंपोजिट बनाते हैं, नहीं हम कंपोजिट बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। अभी हम प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि केवल हम कंपोजिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस टेक्निक बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा इसमें है टेक्निक। जैसे कंपोजिट बहुत सारे टेक्निक से बनाई जाती है, जैसे कि एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाई जाती है, पुलट्रोजन प्रोसेस से बनाई जाती है, फिलामेंट बाइंडिंग से बनाई जाती है, हैंडले प्रोसेस से बनाई जाती है, स्प्रेला प्रोसेस से बनाई जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे कंपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन सब प्रोसेस के बारे में। बट थोड़ा बहुत हम इसके बारे में मैंने बता दिया किस टाइप के प्रोसेस यूज होते हैं कंपोजिट बनाने के लिए। ठीक है, अब जो कंपोजिट होते हैं वो बेसिकली पॉलीमेरिक हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, सेरामिक हो सकता है। और ये जो होते हैं पॉलीमेरिक, मेटालिक और सेरामिक, उसमें एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं। रेनफोर्समेंट कुछ और होता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मतलब हम एज ए उसको फाइबर ही बोलते हैं। रेनफोर्समेंट में फाइबर होता है, पर्टिकुलेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट ये चीज़ है कि ये तीन तरह के मोस्टली हम डिफाइन करते हैं कि कंपोजिट में ये सारे कंपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, सेरामिक हो सकता है, ये सब होता है। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है पॉलीमेरिक कंपोजिट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम बात कर रहे हैं केवल पॉलीमेरिक कंपोजिट के बारे में। ठीक है, तो हम बाद में इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस नहीं करना है, केवल पॉलीमेरिक कंपोजिट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट, कि कंपोजिट को कितने तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, कितने तरीके से इनको बांटा जा सकता है। तो जैसे हम पर्टिकुलेट रेनफोर्स्ड कंपोजिट, ठीक है, फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट और स्ट्रक्चरल कंपोजिट। पर्टिकुलेट रेनफोर्स्ड कंपोजिट में आते हैं लार्ज पार्टिकल कंपोजिट, डिस्पर्सन कंपोजिट। ठीक है,
मतलब एक छोटे छोटे डिस्पर्सन में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो फुल मतलब मोस्टली डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, तो वो डिस्पर्सन कंपोजिट होती है, ठीक है। और लार्ज पार्टिकल में काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, ठीक है, और वो मैट्रिक्स से बाइंड होंगे, ठीक है, तब जाके कंपोजिट बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, जिसमें कंटिन्यूअस कंपोजिट होती है जो अलाइन होती है, दूसरे होती है डिसकंटिन्यूअस कंपोजिट जिसको हम शॉर्ट फाइबर कंपोजिट बोलते हैं। और शॉर्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक अलाइंड होता है, एक रैंडमली ओरिएंटेड होता है। मतलब शॉर्ट में क्या होता है कि मतलब एक तो मतलब एक रेगुलर अलाइनमेंट में होगा कि मतलब एक रेगुलर शेप में बना होगा, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में फाइबर जो होगा वो रेगुलर पैटर्न में होगा, ठीक है। एक होगा रैंडमली, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी रैंडम मीन्स वही होता है, कहीं पे भी ओरिएंटेड हो सकता है। तो बट मोस्टली जो शॉर्ट फाइबर कंपोजिट होती है वो मोस्टली रैंडमली ओरिएंटेड कंपोजिट होती है, ठीक है, मोस्टली यही देखा जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोजिट में लैमिनेट्स कंपोजिट होती है और सैंडविच पैनल कंपोजिट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एंड रैंडम कंपोजिट होती है। इसमें देखिए एक पार्टिकल पार्टिकल ये सब है, ये जो है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये पार्टिकल रेनफोर्स्ड होंगे तब जाके ये कंपोजिट बना है, ठीक है। और ये होगी शॉर्ट फाइबर कंपोजिट जो कि डिसकंटिन्यूस और यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल मतलब मैंने बताया कि अलाइन है, एक रेगुलर पैटर्न में है, ठीक है। ये है डिसकंटिन्यूस फाइबर और यूनिडायरेक्शनल कंपोजिट। और ये है सेम वही है डिसकंटिन्यूस फाइबर बट रैंडम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट फाइबर में एक तो होती है एक रेगुलर पैटर्न में होती है, ये रेगुलर पैटर्न में फाइबर इसमें कंबाइन है मैट्रिक्स में, बट इसमें क्या होता है कि रैंडमली है, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न है नहीं फाइबर का, कहीं पे भी फाइबर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक अलग अलग हर जगह पे रेंडमली ओरिएंटेड यहाँ पे है फाइबर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक कॉन्टिन्यूस फाइबर है जो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में ही है सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलेट पॉलीमर पर्टिकुलेट कंपोजिट। पॉलीमर पर्टिकुलेट कंपोजिट होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीमर पर्टिकुलेट कंपोजिट वो कंपोजिट होती है, बेसिकली इसमें क्या होती है कि जो पार्टिकल फाइबर होती है वो रेनफोर्स्ड होती है पॉलीमर में, ठीक है, तब जाके पॉलीमर पर्टिकुलेट कंपोजिट बनती है, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन में हमने बताया है कि जो पार्टिकल होती है वो रेनफोर्स होती है पॉलीमर मैट्रिक्स में, तब जाके ये पॉलीमर पर्टिकुलेट कंपोजिट बनती है। इसमें पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तभी ये पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट बनती है। इसके लिए बेसिकली थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर यूज होते हैं, ठीक है। तीनों हो सकते हैं यूज, बट मोस्टली क्या होता है इसमें थर्मोप्लास्टिक ही यूज करते हैं मोस्टली, जनरली मतलब जो कंपोजिट बनते हैं मोस्टली थर्मोप्लास्टिक ही यूज करते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं, बट हम शॉर्ट फॉर्म में हम ये बता सकता हूँ कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक में जैसे जो पी हो गया, पीपी हो गया, पीएस हो गया, ये सब थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। थर्मोसेट में क्या आते हैं, जो फिनालिक होते हैं जैसे बैकेलाइट हो गया, एपॉक्सी हो गया, ये सब आते हैं थर्मोसेट में, ठीक है। और इलास्टोमर में क्या आते हैं, जैसे एसबीआर हो गया और एनबीआर हो गया, ये सब रबर जो होते हैं इलास्टोमर में आते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर ये एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं पॉलीमेरिक पर्टिकुलेट कंपोजिट में, ठीक है। हम फिगर से देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलेट है, जो पार्टिकल है वो ओरिएंटेड है कंपोजिट में, हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट। शॉर्ट फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट क्या होती है, बेसिकली जो शॉर्ट फाइबर होती है वो पॉलीमर मैट्रिक्स में रेनफोर्स्ड होती है, तब जाके ये शॉर्ट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट बनती है। और ये शॉर्ट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट के लिए शॉर्ट फाइबर रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके शॉर्ट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट बनती है, ठीक है। और इसमें भी थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर यूज होते हैं एज अ मैट्रिक्स, ठीक है। बट इसमें थर्मोप्लास्टिक मोस्टली यूज होते हैं और थर्मोसेट भी यूज करते हैं शॉर्ट फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट में,
ठीक है। और पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर क्या होते हैं, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है। तो और अगर इसके बारे में लेक्चर आपको चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर क्या होते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मैं इसके बारे में चैप्टर बना दूंगा, वीडियो में बना दूंगा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर के बीच में, और तीनों के डिफाइन मैं कर दूंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं इस पे। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर पॉलीमेरिक कंपोजिट। कॉन्टिन्यूअस फाइबर पॉलीमेरिक कंपोजिट क्या होते हैं? इसमें क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर क्या होती है, रेनफोर्स होती है पॉलीमर कंपोजिट में, पॉलीमर मैट्रिक्स में, तब जाके ये कॉन्टिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर कंपोजिट बनते हैं। ठीक है। इसमें फाइबर के रूप में एज ए कॉन्टिन्यूअस फाइबर रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके कॉन्टिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर कंपोजिट बनती है। ठीक है। इसमें मोस्टली थर्मोसेट ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस होती है, तो थर्मोसेट के लिए बेसिकली जो प्रोसेस होते हैं वो हैंडले स्प्रे अप टेक्निक यूज करते हैं मोस्टली, तो इसमें थर्मोसेट ही मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिट क्या होती है। स्ट्रक्चरल कंपोजिट क्या होती है कि इसमें लेयर बाय लेयर फाइबर मैट इसमें होते हैं। ठीक है, वन बाय वन फाइबर मैट, और बीच में इंटरफेस होती है जो फाइबर और रेनफोर्स को कंबाइन करने का काम आता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, तो इसमें ये देखो, फेस सीट है जो कि मैट्रिक्स होती है, एडहेसिव लेयर है जो कि फाइबर और मैट्रिक्स को एडहेसिव करती है, जोड़ती है, दोनों को कंबाइन करती है, इसीलिए इसको एडहेसिव लेयर बोलते हैं। फिर इसका हनीकॉम स्ट्रक्चर होती है, इसमें फाइबर देख सकते हैं ये हनीकॉम फॉर्म में है। ठीक है। देन फिर से वही है, एडहेसिव लेयर है नीचे, फिर उसके बाद ये फेस सीट है। ठीक है, और इन तीनों को कंबाइन करते हैं, तब जाके ये फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल बनती है। ठीक है। अब हाइब्रिड कंपोजिट क्या होती है, क्योंकि अगर हम सारे कंपोजिट के बारे में बात कर लिए तो हाइब्रिड कंपोजिट के बारे में भी बात करना जरूरी है। ठीक है। हाइब्रिड कंपोजिट में क्या होती है, जो रेनफोर्समेंट होती है वो मोर देन वन होती है, मतलब कम से कम दो तो रेनफोर्समेंट चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हमारी हाइब्रिड कंपोजिट बनती है। तो एटलीस्ट टू रेनफोर्समेंट, दो फाइबर यूज होते हैं, रेनफोर्स्ड होते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स में, तब जाके हाइब्रिड कंपोजिट बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, हम जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, या तो ग्लास फाइबर होगा, या तो वुड फाइबर होगा, या तो कार्बन फाइबर होगा, शॉर्ट फाइबर होगा, या फिर एरामिड फाइबर हो, कुछ भी, मतलब कोई भी फाइबर यूज कर सकते हैं उसके लिए, रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, ये होती हाइब्रिड कंपोजिट। तो कंपोजिट और हाइब्रिड कंपोजिट में बेसिक डिफरेंस ये है कि कंपोजिट में मतलब एटलीस्ट वन रेनफोर्सर होना चाहिए, तब जाके वो कंपोजिट बनता है। वन रेनफोर्सर और एक एज ए मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाके उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। बट हाइब्रिड कंपोजिट में एटलीस्ट टू रेनफोर्सर होगा और एक मैट्रिक्स होगा, तब जाके हाइब्रिड कंपोजिट बनेगा। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स, कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपोजिट मटेरियल के। पहला होता है मैट्रिक्स फेज। ठीक है, जो पहले मैंने बताया कि एटलीस्ट वन मैट्रिक्स होगा, और एक दूसरा होगा रेनफोर्सिंग फेज, जिसको डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ये फेज होगा। तो ये बेसिकली दो चीज़ रिक्वायरमेंट तो होती है कंपोजिट में, और ये इंटरफेस फेज जो होती है वो दोनों को कंबाइन करने का काम आता है। ठीक है, तो जो कि मैट्रिक्स और फाइबर के बीच में जो कंबाइन होता है, जो इंटरफेस फेस होता है, बेसिकली ये कुछ होता नहीं है इंटरफेस फेस इसमें। वो जब दोनों के बीच में कंबाइन होता है, तो वो एक लेयर जनरेट हो जाती है दोनों के बीच में, तो वो इंटरफेस फेस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होता नहीं है, ये नथिंग है, बस कंबाइन करने का काम आता है। बट कंपोजिट के लिए ये दो तो रिक्वायरमेंट होना ही होना है, एक मैट्रिक्स फेज होगा, एक रेनफोर्सिंग फेज होगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स फेज होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वो प्राइमरी फेज होती है, जो कि मोस्टली मैट्रिक्स फेज हमेशा
ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेनफोर्सिंग फेज से, ठीक है। और इसका काम होता है कि रेनफोर्सिंग फेज को होल्ड करना, उसको होल्ड करता है, और जो लोड अप्लाई हम करते हैं आउटर से, तो वो क्या करता है, लोड को शेयर कर देता है, और वो लोड बेसिकली रेनफोर्सिंग फाइबर पे लगता है, ठीक है, क्योंकि वो लोड होल्ड करता है। और इसका काम एक और काम है कि ये फाइबर को बचाता भी है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि फाइबर को वो क्या करता है कि चारों तरफ से कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो फाइबर इसीलिए सेफ रहता है मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है। और जो सेकेंड फेज होता है वो क्या होती है, वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, फाइबर होती है, ठीक है। वो इम्बेडेड होती है मैट्रिक्स से, जैसे कि मैंने बताया कि फाइबर जो जो रेनफोर्सिंग फेज होती है वो इम्बेडेड होती है मैट्रिक्स से, ठीक है। वो चारों तरफ से वो इम्बेड कर देता है मैट्रिक्स फाइबर को, और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मैट्रिक्स फाइबर को बचाता है, ठीक है। और ये मोस्टली क्या होता है कि मैट्रिक्स से स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, इसीलिए इसको रेनफोर्सिंग फेज कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होती है इंटरफेस फेज, जैसे कि हमने बताया कि जो मैट्रिक्स और रेनफोर्सिंग फेज होती है उसको इंटरेक्ट कराने का काम करता है इंटरफेसिंग फेज। वो कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल होता है, मैकेनिकल होता है, कुछ भी, मतलब तीनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जैसे कि डिटेल इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट भी करते हैं, फाइबर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं, फिजिकली, मैकेनिकली, जिससे कि फाइबर और मैट्रिक्स के बीच में अच्छी सी रिएक्शन होती है, ठीक है, और एक फेज जनरेट हो जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो फंक्शन होती है मैट्रिक्स की, जो फंक्शन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है कि फाइबर को बाइंड करता है, ठीक है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और जो भी शेप हमें चाहिए वो शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉरी, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो रेनफोर्स मैट्रिक्स फेज होती है वो होल्ड करता है और लोड को शेयर करता है मैट्रिक्स से फाइबर की तरफ, और फाइबर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये और फाइबर को कोरोजन से बचाता है। ये बेसिकली जो मैट्रिक्स का काम होता है, ये बेसिकली काम होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की फंक्शन, रेनफोर्समेंट का वर्क क्या होता है, ठीक है। रेनफोर्सिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रेनफोर्समेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स से इनकॉर्पोरेटेड होती है, ठीक है, और वो जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए कंपोजिट की वो हमें मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, रेनफोर्समेंट का काम होता है कि ये प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना, किसी कंपोजिट में रेनफोर्समेंट ऐड करते हैं तो कंपोजिट की प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रेनफोर्समेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी वजह से लोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे रेनफोर्समेंट में, और कुछ लोड मैट्रिक्स भी अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ, जो कंपोजिट की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो रेनफोर्समेंट होती है वो कई तरह से यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, फिलामेंट फॉर्म में होती है, पार्टिकुलर फॉर्म में होती है, विस्कर फॉर्म में होती है, ठीक है, और प्लेट लाइक, नीडल लाइक, नैनो पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जैसे कि हम एग्जांपल में दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं इस तरीके से, ये जैसे प्लेट लाइक है, ठीक है, ये नीडल लाइक है, ठीक है, और ये विस्कर फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट यूज होते हैं, ठीक है, पॉलीमर कंपोजिट में। अब हम बात करते हैं कि किस फॉर्म में रेनफोर्समेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, नेचुरल फाइबर। तो ऑर्गेनिक जो फाइबर होती है केवलार होती है, पॉलीइथिलीन फाइबर होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर भी होती है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनिक फाइबर में आती हैं। इनऑर्गेनिक फाइबर में आती है ग्लास फाइबर आती है, एल्यूमिना फाइबर आती है, कार्बन फाइबर आती है, एरामिड फाइबर आती है,
एक्सेट्रा, ये सब फाइबर इनऑर्गेनिक फाइबर में आती हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर में आती है एस्बेस्टस आती है, जूट आती है, सिल्क आती है, फ्लेक्स फाइबर आती है, ठीक है। बनाना फाइबर आती है आपकी, फ्लेक्स फाइबर तो मैंने बता दिया, फ्लेक्स फाइबर, हेम्प फाइबर आती है, ऑयल पाम फाइबर आती है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं नेचुरल फाइबर, ये मोस्टली जो भी नेचर से मिलती हैं बेसिकली वो नेचुरल फाइबर होती हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों से जो मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जूट हो सकती है, बनाना फाइबर हो सकती है, और हेम्प फाइबर हो सकती है, पाइन फाइबर हो सकती है, ऑयल पाम फाइबर हो सकती है, क्वायर फाइबर हो सकती है। ये सारे नेचर से मिलते हैं और पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है। तो जितने पेड़ पौधे से मिलते हैं वो मोस्टली वो नेचुरल फाइबर ही होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नेचुरल फाइबर में काउंट होती हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस फाइबर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट फाइबर आती है, शॉर्ट फाइबर में उसी को जैसे कंटिन्यूस जो फाइबर है उसको एज ए शॉर्ट फाइबर में यूज कर सकते हैं, अगर उसको उसके लेंथ को हम शॉर्ट कर दें, मीन्स उसको काफ़ी हद तक हम उसको काट दें लेंथ को, तो वो शॉर्ट में काउंट हो जाएगा, तो शॉर्ट फाइबर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। विस्कर फाइबर होती है, फिर पार्टिकल फाइबर होती है, ठीक है। फिर वायर फॉर्म में भी फाइबर होती है, ठीक है। जो वायर फॉर्म में फाइबर होती है बेसिकली वो कंटिन्यूस फाइबर में ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस फंक्शन, इंटरफेस फंक्शन का क्या वर्क है, ठीक है। तो इंटरफेस का वर्क क्या होता है कि वो स्ट्रेस को ट्रांसफर करता है मैट्रिक्स से रेनफोर्समेंट की तरफ, ठीक है। जैसे हम कोई लोड अप्लाई करते हैं किसी भी कंपोजिट में, तो वो क्या करता है कि जो इंटरफेस फंक्शन होती है वो क्या करती है, इंटरफेस जो होती है पॉलीमर कंपोजिट में वो क्या करती है, जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पे बेसिकली हम लोड अप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स पे लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंटरफेस फेस जो क्या होती है वो क्या करती है कि जो लोड होती है वो ट्रांसफर कर देती है मैट्रिक्स से रेनफोर्समेंट की तरफ, बेसिकली इसका काम यही है, ठीक है, इंटरफेस का, ठीक है। तो और क्या होता है कि जैसे जब हम सरफेस ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फाइबर को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, फिजिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्या करती है, मैट्रिक्स और फाइबर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट की वजह से। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों बनती है अच्छी बॉन्डिंग मैट्रिक्स और फाइबर के बीच में, ठीक है। बस अगर फाइबर को हम ट्रीट कर देते हैं तो हमारी जो कंपोजिट की प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग अच्छी बनेगी तो हमारी जो कंपोजिट की स्ट्रेंथ होगी बढ़ जाएगी, और जो लोड अप्लाई करेंगे तो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि फाइबर और मैट्रिक्स दोनों अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं ट्रीटमेंट की वजह से, फाइबर ट्रीटमेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम फाइबर को ही ट्रीट करते हैं मोस्टली कंपोजिट की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए। मैट्रिक्स भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक्स ट्रीटमेंट में भी प्रॉपर्टी इन्हेंस होगी, बट मोस्टली हम कंपोजिट में ये देखते हैं कि फाइबर की ही ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर यूज इन पॉलीमर कंपोजिट, ठीक है। तो कितने तरह के पॉलीमर यूज होते हैं पॉलीमर कंपोजिट में, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलीमर होता क्या है, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, मेनी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन ही होता है पॉली प्लस मर, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, पॉली प्लस मर से। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो और ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। इलास्टोमर भी होता है बट उसका अलग ही जोन है, ठीक है। इसीलिए जो पॉलीमर होते हैं बेसिकली हम दो ही में काउंट करते हैं, ठीक है, एक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, ठीक है। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट होता क्या है, जैसे इसमें बेसिक छोटा सा डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में। बेसिकली जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो रीमोल्डेड हो सकते हैं कई बार, ठीक है, मेल्ट होगा फिर उसको रीमोल्ड कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। बट थर्मोसेट में ये नहीं होगा, अगर एक बार आप सॉलिडिफाई कर दिए और एक बार जो शेप बन गया थर्मोसेट में,
तो वो फिर दोबारा आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, जो शेप बन गया वो फाइनल है। ठीक है, तो थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक में ये अंतर है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में बेसिकली हम बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं, बार बार कोई भी शेप बना सकते हैं, फिर से दोबारा उसको रिमोल्ड करना है तो फिर से मेल्ट करके फिर दोबारा हम उसको रिमोल्ड कर सकते हैं, फिर से दोबारा हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट थर्मोसेट में ये नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने प्रोडक्ट बना दिया क्योर करके, थर्मोसेट में बेसिकली क्योर करते हैं, एक बार अगर हमने प्रोडक्ट बना दिया तो दोबारा उसको हम दोबारा मेल्ट करके ये सोचे कि दोबारा कोई नया प्रोडक्ट बना दे तो नहीं बनेगा, एक बार ही बनेगा जो बनेगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होती है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में। अब बात करते हैं कि कॉमन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट यूज होते हैं हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट के लिए। बेसिकली सिंपल कंपोजिट के लिए थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेट जो यूज होते हैं, बेसिकली थर्मोप्लास्टिक में सिंपल कंपोजिट अगर बनाना हो, ठीक है, तो सिंपली थर्मोप्लास्टिक में यूज होते हैं, जैसे कि पी हो गया, पीपी हो गया, पीएस हो गया, ये सब बेसिकली यूज होते हैं सिंपल पॉलीमर कंपोजिट में। ठीक है, अगर हम हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट की बात करें तो इसमें थर्मोप्लास्टिक में यूज होंगे आपके नायलॉन हो गए, पॉली, जैसे कि नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन में बहुत सारे आते हैं, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, इस तरीके से बहुत सारे नायलॉन कंसीडर किए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक में। ठीक है, उसी तरीके से पॉली ईथर ईथर कीटोन है जो हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में काउंट होते हैं, पॉली इमाइड हो गया। ठीक है, पॉली ईथर सल्फोन हो गया। ठीक है, और इस तरीके से ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अब थर्मोसेट में देख ले, थर्मोसेट में एपॉक्सी यूज करते हैं, अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर यूज करते हैं, फिनोलिक्स यूज करते हैं और साइनेट ईस्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट के लिए ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों हम पॉलीमर पॉलीमेरिक मटेरियल्स मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं कंपोजिट में, क्या रीजन है। ठीक है, कि मोस्टली हम पॉलीमेरिक मटेरियल ही यूज करते हैं पॉलीमर कंपोजिट में एज अ मैट्रिक्स कंपोजिट में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पॉलीमेरिक मटेरियल होती है उसकी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल अच्छी होती है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और उनका जो रेनफोर्सिंग जो होती है, रेनफोर्समेंट होती है, उसको प्रोटेक्ट बेसिकली करती है। और उसकी जो पॉलीमेरिक मटेरियल होती है वो बेसिकली इजीली मेल्ट हो जाती है और इजीली उसको फाइबर में कंबाइन करना बहुत इजी है, मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होती है और इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में और लो कॉस्ट होती है पॉलीमर मैट्रिक्स की। तो इसीलिए मोस्टली हम पॉलीमर मैट्रिक्स ही यूज करते हैं पॉलीमर कंपोजिट में। ठीक है, और ये इसके लिए इक्विपमेंट बहुत सिंपल होती है, ज़्यादा बड़ी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये बहुत लो टेम्परेचर और कम प्रेशर में कंपोजिट बन जाते हैं और अच्छी फाइन प्रोडक्ट बनता है। पॉलीमेरिक मैट्रिक्स यूज करते हैं एज इन ए कंपोजिट में। ठीक है, इसलिए हम पॉलीमेरिक मटेरियल यूज करते हैं एज ए मैट्रिक्स यूज करते हैं कंपोजिट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हम थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक जो यूज करते हैं कंपोजिट बनाने के लिए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो थर्मोसेट की प्रॉपर्टी जो होती है यंग मॉडुलस, वो थर्मोप्लास्टिक से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि 1.3 से 6 के रेंज में थर्मोसेट, जितने भी थर्मोसेट मटेरियल हैं उसके यंग मॉडुलस गीगा पास्कल में इतना होता है, 1.3 से 6 तक, और थर्मोप्लास्टिक का 1 से 4.8। सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेंथ भी थर्मोसेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ थर्मोप्लास्टिक कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक कम होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं थर्मोसेट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 20 से 180 होती है मेगा पास्कल, और थर्मोप्लास्टिक का
40 से 190 मेगा पास्कल होती है, ठीक है। और मेल्टिंग टेम्परेचर हमेशा थर्मोसेट का ज़्यादा होता है, 50 से 40 450 होती है, और थर्मोप्लास्टिक का कम होता है, 25 से 230। इसीलिए मोस्टली थर्मोप्लास्टिक ही यूज करते हैं कंपोजिट में, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए हम थर्मोप्लास्टिक यूज करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमें रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है थर्मोप्लास्टिक की, मेल्टिंग टेम्परेचर भी कम होती है। इस वजह से हम थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा यूज करते हैं एज अ पॉलीमर कंपोजिट, ठीक है। फ्रैक्चर टफनेस भी अच्छी होती है कंपेयर टू थर्मोसेट, ठीक है। थर्मोसेट का 0.5 से 1 होती है मेगा पास्कल, और थर्मोप्लास्टिक का 1.5 से 60 होती है, 6.0, ठीक है, मेगा पास्कल। इसी वजह से थर्मोप्लास्टिक, अब कंपेयर कर लें जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसमें थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू थर्मोसेट, तो इसी वजह से थर्मोप्लास्टिक यूज करते हैं। और थर्मोप्लास्टिक मैंने पहले ही बताया कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है इजीली रिसाइकल होती है, ठीक है। अगर एक बार हमने जो सैंपल बनाया, ठीक है, अब अगर हम चाहते उसको यूज करके दोबारा हम उसको सैंपल बनाना चाहते हैं तो फिर दोबारा हम इसका सैंपल बना सकते हैं। बट इसका अगर एक बार बन गया थर्मोसेट से, अगर जो कंपोजिट बन गया, अगर हम दोबारा उस कंपोजिट को बनाना चाहते हैं यूज करके तो नहीं बनेगा, उसको हमें थ्रो ही करना पड़ेगा, तो लैंड फीलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारी चीज़ें थर्मोसेट के साथ है, इसी वजह से थर्मोप्लास्टिक ही यूज करते हैं मोस्टली कंपोजिट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब एडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। क्या एडवांटेज होती है कंपोजिट मटेरियल की? तो एडवांटेज इसकी यही है कि लाइट वेट होती है, और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन इसमें होता ही नहीं है ड्यू टू पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर में कभी कोरोजन होता ही नहीं है, ठीक है। और इसकी फैटिक डैमेज बहुत कम होती है, ठीक है। मशीनिंग इसके लिए बहुत कम की ज़रूरत होती है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और ना ही हमें हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है पॉलीमर कंपोजिट के लिए, और ये रडार माइक्रोवेव्स ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। इसी वजह से हम आउटर स्पेस में भी इसका यूज करने लगे हैं पॉलीमर कंपोजिट का, ठीक है। अब एरोप्लेन में देखें कि यूज क्या क्या होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एरोप्लेन में जो, अगर फ्रंट से बात करें तो नोज में होता है, ठीक है। वोज गियर डोर्स में, जो गियर डोर्स होते हैं उसमें होता है। एमएलजी डोर्स होता है। इंजन कूलिंग्स होती है, ये जो इंजन कूलिंग्स जो दिख रही है उसमें होती है, ठीक है। ये होती है फ्लेपर, ठीक है, फ्लैप्स में होती है। वीना टू बॉडी फेयरिंग में होती है। इनबोर्ड एंड आउटबोर्ड स्पॉइलर में होती है, ठीक है। लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज पैनल्स, ये आपकी दिख रही है एज पैनल, इसमें होती है। एलिवेटर, ये आपकी दिख रही है एलिवेटर में होती है। ये रडर होती है, इसमें होती है। ये फिन टॉर्क ब्रो होती है, इसमें होती है। ये स्टेबलाइजर टॉर्क बॉक्स होती है, ये इसमें होती है, ठीक है। और ये फ्लोर बीम्स, जो फ्लोर बीम्स होती हैं ये आपकी दिख रही हैं फ्लोर बीम्स, ये सारे इसमें होती हैं। आउटबोर्ड फ्लैप होती है, ये इसमें होती है, ठीक है। आउटबोर्ड एलरन होती है, इसमें होती है, ठीक है। विंग्स फिक्स्ड लीडिंग एज होती है, जो विंग्स आप देखते होंगे हवाई जहाज में, विंग्स जैसे अगर हवाई जहाज को टर्न करना होता है तो विंग्स हल्की सी टर्न होती है, अप डाउन होती है, तो वो उसमें जो एज होती है उसमें भी यूज करते हैं। ट्रेलिंग एज पैनल्स होती है जो आप देख रहे हैं। स्ट्रट फॉरवर्ड एंड एयर फिट फेयरिंग से होती है ये आपकी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एरोप्लेन में कितने ज़्यादा कंपोजिट का यूज है, ठीक है। वेरियस यूज है, हर जगह एरोप्लेन में कंपोजिट का यूज है, ठीक है। और कंपोजिट का यूज करने का एरोप्लेन में क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और कंपोजिट कभी कोरोजन कंपोजिट में नहीं होता है, तो ये भी एक रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लाइट वेट होती है, इसका वेट बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, सिरामिक हो गया। इन सब मटेरियल का हम बात करें तो कंपोजिट का जो वेट होता है वो लाइट वेट होती है ड्यू टू पॉलीमर, क्योंकि जो हम पॉलीमर यूज करते हैं एज ए मैट्रिक्स कंपोजिट में, उसकी वजह से इसका वेट जो होती है कंपोजिट का वो लाइट होती है, ठीक है। तो
अगर लाइट वेट की इतने सारे यूज हो रहे हैं एरोप्लेन में, ठीक है, तो वो क्या होगा कि प्लेन की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेट प्लेन का वेट कम होगा, तो जब वेट कम होगा प्लेन का तो हमारी जो स्पीड होगी प्लेन की बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हम चाहें तो 2-4 पैसेंजर एक्स्ट्रा भी बैठा सकते हैं वेट कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये मल्टी एप्लीकेशन आपको दिख रही है प्लेन में कंपोजिट का, ठीक है। और भी इसमें प्लेन में एप्लीकेशन है, जो कि चेयर चेयर जो प्लेन में चेयर बनते हैं वो भी कंपोजिट के ही बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हम जो मिलिट्री में भी यूज होते हैं एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसमें भी होते हैं, जैसे BK-117 कंपोजिट एयर फ्रेम, ये सब बनते हैं, ठीक है। ये कंपोजिट के इसके कुछ पार्ट कंपोजिट के बनते हैं, बाकी अदर मटेरियल के बनते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं कि जो ये जो प्लेन है इसमें भी आपके यूज हुए हैं कंपोजिट के यूज। और जो ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है इसमें भी कंपोजिट के यूज हैं, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि पैसेंजर जो एरोप्लेन है उसमें कितने सारे पार्ट कंपोजिट के यूज हुए थे, ठीक है, जिसमें ये कार्बन फाइबर यूज करते हैं मोस्टली। स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि SR-71 जो फाइटर प्लेन होती हैं उन सब में, जैसे ये फाइटर प्लेन है, ठीक है, इन सब में भी यूज होती है कंपोजिट। इसमें भी बॉम्बर जो प्लेन होती है इसमें भी यूज होती है। ये बोइंग प्लेन होती है इसमें भी यूज है, जो पैसेंजर प्लेन होती है इसमें भी कंपोजिट का यूज होता है, ठीक है। इसके बारे में, ये पैसेंजर प्लेन के बारे में पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ पे कंपोजिट का यूज है, तो मल्टी यूज है इसमें, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड में भी इसका यूज होता है, जैसे कि ये साइकिल है, हरक्यूलिस का साइकिल है, ये इसमें यूज होती है, जिसका मतलब बहुत कम वेट होता है, जैसे 9.5 kg, ठीक है, इसका वेट होता है, इतना हल्का है, और इसका इसमें कंपोजिट का यूज हो रहा है। सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया है इफ़िशियंसी। अगर साइकिलिंग की बात करें तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी साइकिल की, क्योंकि वेट कम है तो स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और हमें पावर कम लगानी पड़ेगी साइकिलिंग के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं जितने भी स्पोर्टिंग गुड है, ठीक है, इसमें यूज हो रही हैं, ठीक है। ये आपके जो टेनिस रैकेट है इसमें भी आपके ये कंपोजिट यूज होते हैं, ये जो पार्ट हैं ये कंपोजिट के ही पार्ट हैं, ठीक है। और ये आपके ब्रिज हैं, ये भी कंपोजिट के बनते हैं, आजकल कंपोजिट के बन रहे हैं, क्योंकि कंपोजिट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कोरोजन इसमें नहीं आती है कंपोजिट में, और लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिज में यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है कंपोजिट की, लाइट वेट होती है, लो कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से हम कंपोजिट यूज कर रहे हैं हर जगह, हर फील्ड में, मोस्टली फील्ड में यूज करने लगे हैं कंपोजिट की। जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी कंपोजिट का यूज हो रहा है, जैसे गाड़ी का जैसे बम्पर हो गया, इसमें भी कंपोजिट यूज हो रहे हैं, जैसे ये व्हील हो गए, इसमें कंपोजिट का यूज हो रहा है, ठीक है। जो रेडिएटर होता है अंदर गाड़ी के अंदर, उसमें कंपोजिट का यूज होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी कंपोजिट का यूज हो रहा है, ठीक है। गाड़ी के जो ये पार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें भी गाड़ी के मल्टी पार्ट होते हैं गाड़ी के, जो कंपोजिट के ही बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट की पार्ट है ये भी कंपोजिट के बने हैं, ठीक है। और ये जो लाइट का जो पार्ट है, ये लाइट एरिया है, गाड़ी का जो लाइट है वहाँ पे भी कंपोजिट का यूज है। तो गाड़ी में भी, फोर व्हीलर गाड़ी में भी मल्टी यूज है कंपोजिट का, ठीक है, जहाँ पे यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। और गाड़ी में आजकल तो जो गियर बन रहे हैं वो भी कंपोजिट के ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपोजिट का यूज है। अब हम बात करते हैं रेफरेंसेस। ये है रेफरेंसेस जो जहाँ से हमने कुछ चीज़ें लिया है, ठीक है, कंपोजिट के लिए। और देन थैंक यू। और आप लोगों को अगर कुछ और इसके बारे में जानकारी लेनी है, या कुछ और जानना है आपको कंपोजिट के बारे में, या कुछ और इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।
और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइए कि किस टॉपिक पे मैं फिर से वीडियो बनाऊं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वंस अगेन थैंक यू।